हाय दोस्तों, आपका फ्रेंड राजन गुप्ता लास्ट 24 ईयर से टीचिंग प्रोफेशन में और क्लासमैन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एक इम्पॉर्टेंट सोनेट सोनेट नंबर 34। अगर इसके चार मेन पॉइंट में डिस्कस करूंगा दोस्तों आपके साथ। MEG 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है, BA इंग्लिश ऑनर्स में भी ये इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी जो कंपलसरी स्टेंजा आते हैं, जहां आपको पोएम का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, पोएट का नाम और उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन देना होता है एक्सट्रैक्ट का। पहला क्वेश्चन कंपलसरी, और इवन कई बार ये लॉन्ग क्वेश्चन फुल फ्लैज MEG 1 में पूछा गया है। किस तरह से? डिस्कस द 3 एमोर्टी सोनेट्स रिटन बाय एडमंड स्पेंसर इन योर सिलेबस। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है, लेकिन क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ ये कुछ इंट्रोडक्टरी लाइन दूंगा जो आप किसी भी क्वेश्चन में लिख पाएंगे। उसके बाद इसका हिंदी में एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर एक इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दूंगा, और उसके बाद इस पैसेज का पूरा पैराफ्रेजिंग वर्ड टू वर्ड डिस्कशन। अगर इससे पहले आप मेरे साथ एमओटी सोनेट 77 और एमओटी सोनेट 67 कर चुके हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये शुरू के 4 मिनट को आप फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि मैं वो चीज़ें रिपीट करूंगा। और अदरवाइज आप इनको दोबारा भी सुन सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। तो आए स्टार्ट करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में दोस्तों पहला पॉइंट, ये जो सोनेट कहा गया है, सोनेट होती क्या है? कोई भी सॉन्ग जो 14 लाइन का है, इट इज कॉल्ड एज सोनेट। 14 लाइन की पोएम को सोनेट कहा जाता है। सेकंड पॉइंट दोस्तों, एमोटी सोनेट यहाँ पे आया है, इसी में डिस्कस कर देता हूँ। एमोटी में एमोर जो वर्ड बना है वो इटालियन वर्ड एमोर मतलब लव से बना है। एमोटी वर्ड डिनोट करता है एक नेकेड स्मॉल बॉय को, जो क्यूपिड यानी लव को डिनोट करता है। और आपने अक्सर देखा भी होगा, कई बार ग्रीटिंग कार्ड्स और इस तरह की चीज़ों में, फिल्मों में इसको अक्सर दिखाया जाता है। तो एमओटी का मतलब हो गया लव, एंड सोनेट मतलब सॉन्ग, तो लव सॉन्ग्स ऑफ 14 लाइन। पॉइंट नंबर सेकेंड दोस्तों, एडमंड स्पेंसर ने ये 89 सोनेट्स लिखी। इसके अलावा 4 अलग से सोनेट लिखी और 2 सॉन्ग एपिथेलेमिन प्रोथेलेमिन भी लिखी। तो ये जो 3 सोनेट आपके सिलेबस में है वो इन 89 सोनेट्स में से ही ली गई हैं। पॉइंट नंबर थर्ड दोस्तों, ये एलिजाबेथ, ये सोनेट एडमंड स्पेंसर ने लिखी क्यों? वो एक लेडी एलिजाबेथ बोयाल को प्यार करते थे, और उन्हीं को कोर्टशिप करने के लिए, उन्हीं को कन्विंस करने के लिए, उनको शादी के लिए प्रपोज करने के लिए, मनाने के लिए उन्होंने इन सोनेट्स को लिखा। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, एलिजाबेथ बोयाल, क्या ये जो रिश्ता था पॉसिबल था, आसान था? नहीं। एलिजाबेथ बोयाल कोई कॉमन गर्ल नहीं थी, वो एक रॉयल फैमिली से थी। और दूसरी तरफ हमारे एडमंड स्पेंसर ऑलरेडी मैरिड थे और इनके 2 बच्चे भी थे। तो इसीलिए एलिजाबेथ बोयाल को शादी के लिए कन्विंस करना वॉज वेरी टफ। वो इस प्रपोजल के लिए तैयार भी नहीं थी। पॉइंट नंबर 5 देखें तो पैट्रियार्कल एलिमेंट इस में हम देखते हैं। पैट्रियार्कल एलिमेंट से मतलब क्या होता है दोस्तों? 2 कंडीशन है इसकी। जब एक लवर और उसकी बिलव्ड को किसी पोएम में एनिमेट और नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ दिखाया जाएगा, तो जैसे आप 2 सोनेट में से सोनेट नंबर 77 में आपने देखा, और उसके बाद 67 में भी आपने देखा। तो 67 में जहां पोएट ने अपने आप को एक हंट्समैन यानी शिकारी और अपने बिलव्ड को एक डियर के साथ कंपेयर किया था, वहीं 77 में उसने अपने आप को एक शिप और अपनी बिलव्ड को एक लोड स्टार के साथ कंपेयर किया था। तो इस तरह से 77 में उसने अपनी बिलव्ड की ब्रेस्ट को गोल्डन एप्पल से कंपेयर किया था। तो इसी तरह से ये पैट्रियार्कल एलिमेंट हम यहाँ भी देखेंगे। और दूसरा पैट्रियार्कल एलिमेंट का एक और फैक्टर होता है कि लवर और बिलव्ड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कंजुमेट नहीं होती है, वो मटेरियलाइज नहीं होती है, वो एक सक्सेसफुल नहीं होती है। अल्टीमेटली वो वहीं पर इनकम्प्लीट रह जाती है। लेकिन अगर आप उस एंगल से देखें तो
पोएट एडमंड स्पेंसर और एलिजाबेथ बोयाल के बीच में अल्टीमेटली मैरिज हुई, और इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसमें पेट्रार्कन एलिमेंट तो है लेकिन पार्टली है, फुली कंप्लीटली नहीं है। तो ये हुआ दोस्तों आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 पे आए तो इसमें आप देखेंगे मेटाफर एंड सिमली का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। सिमली जब हम एज और लाइक के साथ कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर एज ब्यूटिफुल एज ए मून, है ना, यू आर एज बोल्ड एज ए लायन, और ही इज एज बिजी एज ए बी, योर वॉइस इज एज स्वीट एज ए नाइटिंगेल। और जबकि मेटाफर में क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। क्या, सरोजनी नायडू वॉज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और लाला लाजपत राय वॉज द लायन ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब। तो डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ, ये काफ़ी इस्तेमाल हुए हैं। 7 पॉइंट देखें दोस्तों, इसमें हम आर्काइक इंग्लिश का बहुत यूज़ देखेंगे, कुछ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट और कुछ स्पेलिंग जो पहले हुआ करती थी और आज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और ये भी देखेंगे कि शायद यही एक कारण है कि इन सोनेट्स को समझना शायद स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल इसीलिए भी हो जाता है। नेक्स्ट 8th पॉइंट हम इसमें देखेंगे दोस्तों, इसका राइम स्कीम। और इस तरह से आइए, ये हुआ आपका बैकग्राउंड, ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें आप 200 से भी ज़्यादा वर्ड बहुत अच्छे से आराम से लिख सकते हैं, बल्कि ज़्यादा। और अब इसके साथ हम ले लेते हैं आपका पैराफ्रेजिंग और हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले आप इसमें हिंदी में एक्सप्लेनेशन ले लीजिए। दोस्तों, पोएट ने अपने आप को यहाँ पे एक शिप, सही रास्ते से भटके हुए समुद्र में, जो अपना रास्ता नहीं तलाश पा रहा है, खो गया है, सही रास्ते से भटक गया है, ऐसे शिप से कंपेयर किया है। और अपने बिलव्ड को एक नदन स्टार, एक हेलिस स्टार, ये भी एक स्टार है, से कंपेयर किया है, लोड स्टार से कंपेयर किया है, जो रात को तेज चमकते हैं और जिनकी मदद से नेविगेटर्स, सेलर्स, शिप के कैप्टन्स उनकी पोजीशन की वजह से अंदाजा लगाया करते थे और सही रास्ते पे मूव करते थे। तो वो पोएट इस बात को मानता है कि उसके इस शिप रूपी जीवन को रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और उसकी जो बिलव्ड है वो एक तारा बनके, हेली स्टार बनके, नदन स्टार बनके, लोड स्टार बनके उसे रास्ता दिखा सकती है और इस जीवन रूपी समुद्र से, इसके तूफानों से, इसकी मुश्किलों से उसको बहुत आसानी से बाहर निकाल सकती है। वो विश करता है कि उसकी बिलव्ड यानी वो तारा उसके जीवन में लौट आए, उसको सही दिशा दिखाए, उसके दुखों को दूर करे, एक बार फिर उसके ऊपर चमके और उसके जीवन में हैप्पीनेस और डायरेक्शन ले आए, ताकि वो अपने जीवन को हैप्पीली और कंफर्टेबली जी सके। तो दोस्तों, ये इसकी हिंदी। अगर आप इसको इंग्लिश के एंगल से देखें, द पोएट लवर कंपेयर हिमसेल्फ विद ए शिप lost, where lost in the sea, and is beloved as a northern star who will guide him in his life. Friends, his ship of life is unable to get out of the turbulent water of lust and greed. He is surrounded by darkness and disappointment. Darkness because she is indifferent to his feeling, and disappointment because she has not reciprocated his wishes. The lover's only guide and destination is his beloved. With the reappearance, with the coming again of his lodestar, all his problem, his worries, his anxieties will be removed. Once again, his star will shine on him and his cloudy grief will be over. तो मुझे उम्मीद है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया हूँ। आई होप दैट आई हैव बीन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। हाँ, अब मैं इसमें आ जाता हूँ दोस्तों वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पे। तो पहली लाइन देखें दोस्तों, लाइक एज ए शिप,
लाइक एज ए शिप, लाइक की स्पेलिंग देखे, मैंने कहा था आपको आर्काइक इंग्लिश LIKE होना चाहिए, लेकिन LYKE लिखा है। आप हार्ड कॉपी भी अपनी पोएम की पक्का रखें अपने सामने, ताकि आप उसमें उसके अगेंस्ट साथ साथ लिखते जाएं। पेन कॉपी से नोट करिए, नहीं तो मतलब सीरियसली लें हम अगर MEG 1 को, तो ये बहुत आसान है, अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बाद में नेट एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए आपको, है ना, स्कोरिंग पता है कि 55% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, और SC ST कैटेगरी होने पर 50%। तो जरा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप स्टडी करें। तो लाइक एज ए शिप दैट थ्रू द ओशियन वाइड, यहाँ पे WY जबकि होता WI, है ना। तो जिस तरह से एक शिप, लाइन देखें, जिस तरह से एक शिप समुद्र में सेल करता है, और सेल, सेल मतलब सेलिंग करना, चल पाता है, किसकी वजह से? बाय कंडक्ट ऑफ सम स्टार, है ना। कंडक्ट मतलब एक तरह से हेल्प, यहाँ पे कंडक्ट करना, है ना। तो बाय कंडक्ट ऑफ सम स्टार, किसी स्टार की मदद से, स्टार की हेल्प से, डॉथ मेक हर वे। डॉथ वर्ड, जैसे मैं आपको बता रहा था, आर्काइक इंग्लिश है दोस्तों। आर्काइक इंग्लिश में जो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ES लगाते हैं सिंगुलर दिखाने के लिए, वो पहले TH लगाए करते थे। तो जैसे आप मानिए डज, तो क्या हो गया? डॉथ। आपको लिखना है मेक्स, तो मेक ना हो, मेक्स ना हो के पहले क्या होता था? MEKETH, मेक्ट। तो इसी तरह से उसने किया है। सिमिलर पैटर्न पे हैज और हैव में हैज आया, तो हैज में एस ना लगा के HATH, हैड, इस तरह से लिया है। तो क्या हुआ? बाय सम स्टार डॉथ मेक हर वे, और इस तरह से वो एक स्टार की मदद से अपना रास्ता बनाता है, अपना रास्ता खोजता है। बट लेकिन when एज ए स्टॉर्म हैड हर ट्रस्टी गाइड, उसका ट्रस्टी गाइड कौन है दोस्तों? शिप का ट्रस्टी गाइड है स्टार। तो क्या होता है? when एज ए स्टॉर्म हैड, लेकिन जब एक तूफान, जब एक तूफानी बादल, जब एक तेज बड़ा क्लाउड जो है, वो उसके ट्रस्टी गाइड को छुपा देता है, कंसील कर देता है, तो क्या होता है उससे? आउट ऑफ हर कोर्स, तो फिर अपने कोर्स, अपने रास्ते से अलग, अपने रास्ते से दूर, डॉथ, डॉथ मतलब डज वांडर फार एस्ट्रे। वांडर मतलब इधर उधर घूमना, तो वो भटक जाता है। फार मतलब दूर, एस्ट्रे मतलब सही रास्ते से दूर, है ना। स्ट्रे अवे फ्रॉम द राइट पाथ, वही वाला स्ट्रे है, स्ट्रे एनिमल, आवारा जानवर, स्ट्रे अवे फ्रॉम द राइट पाथ, ये वही वाला एस्ट्रे, है ना। इसीलिए सो आई, इसीलिए मैं के बाद देखें दोस्तों कोमा, हुज स्टार नहीं भी है तो मानिए आप, हुज स्टार, है ना। सो आई हुज स्टार, जिसका तारा, मैं जिसका तारा, वैसे उसको, लेकिन यहां जिसका तारा, है ना। दैट वॉन्ट विद हर ब्राइट रे, जो अपनी ब्राइट रे से रास्ता दिखाता था, उसके साथ क्या हुआ है दोस्तों? मी टू डायरेक्ट, मुझे डायरेक्ट किया करता था, रास्ता दिखाता था। विद क्लाउड इज ओवरकास्ट, वो बादलों में तारा छुप गया है ना। डो वांडर नाउ इन डार्कनेस एंड डिस्मे, और इस तरह से अब मेरा जो शिप है, यानी कि मैं हूं, हाँ, वो तारा कौन है? वो एलिजाबेथ बोयाल है। वो शिप कौन है? ये खुद एडमंड स्पेंसर है। तो वांडर नाउ इन डार्कनेस एंड डिस्मे, अब मैं अंधेरे में और दुख, डिस्मे मतलब दुख में भटकता हूं, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है ना। थ्रू हिडन पैरल्स, हिडन मतलब छुपे हुए, पैरिल मतलब संकट, मैं छुपे हुए संकटों से, छुपे हुए खतरों से, राउंड अबाउट मी प्लास्ट, जो मेरे आसपास हैं, है ना, रखे गए हैं, रखे हैं, प्लेस्ड हैं। यट होप आई वेल, फिर भी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, मैं फिर भी उम्मीद करता हूं, दैट व्हेन दिस स्टॉर्म इज पास्ट, कि जब ये तूफान गुजर जाएगा, जब ये बादल क्लियर हो जाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों? माई हेलिस द लोड स्टार ऑफ माई लाइफ, तो जो मेरी हेलिस है, जो मेरी लाइफ की लोड स्टार है, विल शाइन अगैन, वो एक बार फिर चमकेगी, एंड, है ना, एंड लुक ऑन मी एट लास्ट, और मेरे ऊपर एक बार फिर देखेगी, मतलब मुझे एक बार फिर फेवर करेगा, एक बार फिर मुझे उसका सपोर्ट मिलेगा, एक बार फिर मुझे उससे गाइडेंस मिलेगी। विद लवली लाइट, अपने वही बहुत अच्छे प्रकाश के साथ, टू क्लियर माई क्लाउडी ग्रीफ, और मेरे उस क्लाउडी ग्रीफ को
मेरे उस दुख को ख़त्म कर देगी, मुझे एक नया रास्ता दिखा देगी, मेरे जीवन में जो अंधेरा आ गया है उसे ख़त्म कर देगी। और दोस्तों, जब तक ये ना हो, टिल देन, तब तक आई वॉन्डर, मुझे इधर उधर भटकना है, मैं भटकूंगा, केयरफुल, बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही चिंताओं के साथ, कंफर्टलेस, है ना, बिल्कुल भी कंफर्ट के बिना, बहुत ही टेंशन के अंदर ऐसा मुझे करना होगा, इन सीक्रेट सोरो, और मुझे अपना दुख हमेशा छुपा के रखना होगा, एंड सैड पेंसिवनेस, पेंसिव मूड, पेंसिव का मतलब भी सैड, और मुझे अपने दुख में जीना होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं आपको ये पोएम, मैं आपको ये सोनेट अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। ये आपके एग्जाम के एंगल से बहुत पोटेंशियल है। मैं आपको रिपीट कर दूं, एमईजी 1 में पहला क्वेश्चन कंपलसरी जो पोएम का एनोटेशन आता है वहाँ भी पूछा जा सकता है, और फुल फ्लैश लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ आपको तीनों सोनेट बतानी पड़ेंगी वहाँ भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको एमईजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी भी एमईजी में टिल 14 और एनीवन आपको डाउट है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नोट्स चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको ईमेल पे भेज दूंगा। और आपको अगर फिजिकल क्लासेस चाहिए, मतलब साथ में बैठ के क्लासेस चाहिए, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो पालम रेलवे क्रॉसिंग, पालम मेट्रो स्टेशन, द्वारका मेट्रो स्टेशन से काफ़ी नज़दीक ओल्ड मेहरोली रोड पे है। फ़ोन से आप मुझसे और भी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, प्लीज़ इस को लाइक कीजिए, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इस तरह के और टॉपिक और नेट एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और इवन कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लाइक मेमोरी, राइटिंग स्किल, इंग्लिश ग्रामर, हाउ टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब, हाउ टू गेट इनटू लेक्चररशिप से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो आप इसे पक्का सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।